डॉक्टर राकेश, एक पहली इनिशियल आपका वो, मतलब ये भी देखिए, जैसे एक चीज है, हमारे पास बहुत से अनसुलझे प्रश्न हैं। पहलगाम में चूक किससे हुई और भारत का क्या हुआ, वो एक जानना इस देश को जरूरी है। पाकिस्तान आया था, इसमें कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान प्रायोजित था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारे यहां से कौन ये हरकतें कर रहा था या हमारे यहाँ किसकी चूक थी, ये जानना भी देश को जरूरी है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये क्यों मोदी जी अमेरिका के सामने बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, मुंह सिल लेते हैं? क्या ये उनके एक 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 लार्जर क्वेश्चन अगर मैं कहूं, ये उनके, मैं एक नेता को जानता हूं, नाम ले रहा हूं, उसके बाद सतीश जी उस नेता को मेरे जितना वो भी जानते हैं, उनका नाम था राजनारायण जी। वो हर जगह धरना देने लगते थे, वो कुछ जो धरना देके बैठ जाते थे, और वो जोरदार ढंग से धरना। तो क्या मोदी जी का एक पक्ष ये है कि वो किसी भी चीज को फेस नहीं कर सकते, मुंह चुरा के भाग जाने की आदत है? वाई ही इज नॉट, वो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों ट्रम्प के सामने, क्या चीज हुआ है? ये हमको और आपको जानना जरूरी है। मोदी जी के घर का मामला नहीं है, देश के स्वाभिमान की बात है। और अभी तक मैं इसलिए कि जिस तरह से ट्रम्प हम लोगों से पेश आ रहे हैं, वो भारत की पोजीशन बहुत ऑकवर्ड रोज ब रोज होती जा रही है। डॉक्टर राकेश, एक इनिशियल टिप्पणी, फिर मैं सतीश जी के पास जाता हूँ। जी धन्यवाद आनंद जी। अकेला पहलगाम एक सवाल नहीं है, पिछले 10 सालों में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिले और शायद रहती दुनिया तक कभी नहीं मिले। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसे रहस्य लोक में जी रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे फैसले करते हैं जिनके बारे में उनके मंत्रिमंडल को नहीं मालूम होता। नोटबंदी का मामला हो या और तमाम ऐसे विषय। आज तक पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया कोई नहीं जान पाया, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं। आईएसआई के एजेंट को क्यों बुलाया पठानकोट के हमले की जांच में, किसी ने आज तक उत्तर नहीं दिया। आनंद जी, एक वो बरमूदा त्रिकोण है, हो सकता है आप अभी अमेरिका गए थे उसके ऊपर से गुजरे हो। कहा जाता है कि वहां ऊपर से गुजरने वाले जहाज और पानी के जहाज समा जाते हैं, कहां चले जाते हैं आज तक कोई नहीं जानता। तो नरेंद्र मोदी का युग भी बरमूदा त्रिकोण की तरह है, जिसका रहस्य शायद ही कभी खुले। इसमें कौन सी चीज क्यों हुई थी, उसके पीछे क्या था, उसका हासिल क्या हुआ, इसके जवाब शायद ही हमें कभी मिले। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के लगातार आ रहे बयानों का मामला, उसमें एक बयान और जोड़ लीजिए। मैं अगर सुन नहीं पाया हूं तो मुझे टोकिएगा, शायद आपने उसका उल्लेख नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को हड़काया है कि आप भारत में जाकर आईफोन न बनाए, वहां कारोबार न करें। आप सब लोग मुझसे वरिष्ठ हैं, आप बता सकते हैं दुनिया में इससे पहले कब ऐसा हुआ कि कोई एक देश भारत जैसे देश के बारे में तीसरे पक्ष को धमकी दे कि वो वहां जाकर दुकान न खोले, अपनी गुमटी न लगाए, अपना कारखाना न लगाए। आजादी के बाद न जाने कितने ऐसे उपक्रम हमारे देश में है जो दुनिया के दूसरे देशों से आकर यहाँ अपना अपना उत्पाद बना रहे हैं। मारुति संजय गांधी के समय आई थी, होंडा के यहाँ पे वाहन बनते हैं, कितनी अनगिनत ऐसी चीजें हैं। और डोनाल्ड ट्रंप टिम कुक से कह रहा है भारत मत जाइए, वो बहुत अत्याचारी देश है, उसका तो टैरिफ जाने कितने गुना है। ये भारत की संप्रभुता पर, भारत की अखंडता पर, एक सर्व सत्ता संपन्न संप्रभु राष्ट्र की क्षमता पर हमला है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछले 15 दिनों में, खासतौर से पहलगाम की घटना के बाद, और जब लड़ाई छिड़ी 6 और 7 मई की दरमियानी रात, और उसके बाद मात्र 4 दिन में युद्ध विराम हो गया, उसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हर दूसरे दिन, हर 24वें 25वें घंटे रिपीट कर रहे हैं उसी बात को, जहां जा रहे हैं वहां उसका ऐलान कर रहे हैं। भारत सरकार कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रही। और ये सब तब है आनंद जी, जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐतिहासिक तौर पर पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया है। ग्रोक ने बताया है कि 125 विदेश यात्राएं वे कर चुके हैं, जिनमें 10 बार, 11 साल में 10 बार अमेरिका गए। 15-16 जून 2024 को उनकी प्रधानमंत्री के रूप में पहली विदेश यात्रा शुरू हुई थी भूटान से।
15-16 जून 2014। तब से लेकर आज तक प्रधानमंत्री के पैर रुके नहीं, उनके पैर में चक्कर है। बचपन में हम लोग सुनते थे, हमारी माँ हमसे कहती थी, हम बहुत आवारा थे, तो माँ हमसे कहती थी तुम्हारे पाँव में चक्कर है, घूमते ही रहते हो यहाँ से वहां। ऐसे ही दोनों हमारे प्रधानमंत्री जी के पाँव में चक्कर है, पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुके। लेकिन अभी भारत पाकिस्तान के संघर्ष के समय कितने देश हमारे साथ खड़े थे, कितने देशों ने खुलकर ऐसा कोई बयान दिया जो लगे कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। इसी अमेरिका की बात दोहरा देते हैं आनंद जी। 26/11 मुंबई पर हमला, फुल स्केल वॉर माना गया था उसे। खुद भारतीय जनता पार्टी ने 27 नवंबर 2008 को अपनी राष्ट्रीय इकाई की तरफ से बयान जारी करके इसे फुल स्केल वॉर कहा था। उसके बाद जो राजनीति नरेंद्र मोदी ने अगले ही दिन की 29 तारीख को मुंबई पहुंचकर, उस पर हम नहीं जा रहे। मैं जो बात याद दिलाना चाहता हूं वो ये है, 26/11 के हमले के बाद अमेरिका का तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा हमारे साथ खड़ा था। बराक ओबामा का बयान आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने भारत पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की थी और पूरी तरह भारत का साथ देने की बात कही थी। और अब क्या हो रहा है? अब डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है कि आपका व्यापार बंद कर देंगे, और हम हाथ जोड़कर कान पकड़कर उसके हुक्म की तामील कर रहे हैं। जो हुक्म सरकारी वही बने तरकारी। क्या भारत आज इस दशा में पहुंच गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत का भाग्य विधाता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप तय करेगा कि दुनिया की कोई कंपनी भारत में अपनी फैक्ट्री कारखाना लगाएगी या नहीं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमको प्रधानमंत्री की तरफ से चाहिए। आनंद वर्धन सिंह जी डॉक्टर राकेश पाठक से पूछ लें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम 5 लोग किसी दिन नरेंद्र मोदी से पूछ पाए ये सवाल, उस दिन इस सवाल का जवाब मिलेगा, और वे कभी जवाब देने आएंगे। उस दिन भी राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। एकालाप करके उनका वन वे ट्रैफिक है, मन की बात करते हैं और चले जाते हैं। तो आनंद जी, मैं इसको बहुत ही ज्यादा विडंबनापूर्ण स्थिति मानता हूं देश के लिए, देश की सार्वभौम सत्ता के लिए। जी, मैं थोड़ा एक चीज डॉक्टर राकेश आपसे इसलिए ये समझ लूं, ये शायद जो भक्तगण है ना, इनको एक बार अगर आपको याद हो, 4-5 साल पहले एक अमित शाह ने इनकी एक वर्कशॉप ली थी, जहां पे उन्होंने बताया था कि कैसे मुलायम सिंह यादव वाला बात की उनको झूठी बात है, और उन्होंने बताया था कैसे कि अखिलेश यादव ने थप्पड़ मारा और ये वायरल हो जानी चाहिए, और वो योद्धा बोलते थे। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मोदी जी को और अमित शाह को अपने ये जो ट्रोल आर्मी है और भक्त हैं उनकी एक क्लास जरूर लेनी चाहिए। ये अहित क्या कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे अहित कर रहे हैं। पाकिस्तान बार बार एक हल्ला मचा रहा है कि उनका किराना हिल्स, जहां पे उनकी न्यूक्लियर क्या जो वॉरहेड्स है उसकी फैसिलिटीज हैं, वो एक कह रहा है कि ये लीकेज हो रहा है। वो सही हो रहा है गलत हो रहा है नहीं मालूम, वो लीकेज की बात कर रहा है। तो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड, और ये हमारे सैनिक जो भी अभी तक हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने उनके किसी सैन्य ठिकाने या किसी नागरिक ठिकाने पे कोई हमला नहीं किया है। हमने जो हमले किए वो 9 जगह किए, हमला का बिल्कुल स्पेसिफिक। ये भक्तों को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बार बार ये जब कह रहे हो कि हमने देखा किराना में मारा, हमने देखा किराना, हमने उनकी धूल निकाल दी, हमने उनके न्यूक्लियर ठिकानों में मारा। अरे बेवकूफो, जैसे मोदी जी ने किया था कि ना कोई घुसा ना कोई घुसा था, चीन ने वो हिस्सा गटक कर लिया और आप कुछ कह ही नहीं पाए, क्योंकि सारी मीटिंग्स में कहा जाता था, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जब कहीं ना कोई घुसा है ना घुसा था। ये किराना की बात करना बंद करो। यू आर गिविंग अ हैंडल टू पाकिस्तान, उनको एडवांटेज दे रहे हो कि आप उनके सैन्य ठिकानों पे मारे हैं, वो दुनिया से उनको रो रो के उसके लिए पैसा ले आएंगे और आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। मैं थोड़ी एक टिप्पणी इस पे भी करूंगा, ये जो भक्त है ना, ये देश का अहित कैसे कर रहा है, इस पे एक छोटी टिप्पणी आपकी डॉक्टर राकेश। देखिए सर, पहले भक्तों की बात, फिर किराना, जो न्यूक्लियर ठिकाना है, किराना पहाड़ियां, उसकी बात करेंगे। भक्त असल में भस्मासुर बन चुके हैं। मैं हमेशा एक कोटेशन दोहराता हूं कि फांसीवाद अपने जनक और जननी को खा जाता है। अब ये जो भस्मासुर हैं, वो अपने जनक और जननी को खाने के लिए ही अपनी जीभ लपलपा रहे हैं, हाथ रखना चाहते हैं उनके सिर पर।
जिस दिन युद्ध विराम हुआ आनंद जी, उसके बाद सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर, खास तौर से एक्स पर, ट्विटर पर बड़े बड़े हैंडल्स हैं, लाखों फॉलोअर्स वाले, घोषित रूप से नरेंद्र मोदी को भगवान की तरह पूजते हैं। वे सारे लोग नरेंद्र मोदी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, बहुत बुरा बुरा लिख रहे हैं। इनके जो समर्थकों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें भी आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी को कोसा जा रहा है, क्योंकि वे अक्ल से इतने पैदल हैं, वे इतना भी नहीं समझते कि कोई दो परमाणु शक्ति संपन्न देश इतनी आसानी से एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं कर सकते। तो भक्तों पर ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे। अब उस विषय पर आ जाता हूं, जो आपने किराना पहाड़ियों पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है पाकिस्तान की, उन पर हमले की बात जो कही जा रही है। आमतौर पर बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते, तो हम थोड़ा बहुत इधर उधर से जानकारी हासिल करके साझा कर देते हैं। 1988 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था परमाणु हथियारों को लेकर, कि हम में से कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। खासतौर से भारत की तो घोषित नीति है, नो फर्स्ट यूज, हम न्यूक्लियर पावर का पहले उपयोग नहीं करेंगे किसी भी युद्ध के हालात। नंबर 2, राजीव गांधी के समय जो समझौता हुआ था, उसमें एक प्रावधान था आनंद जी, जलील साहब आप जानते होंगे, सतीश सर तो जानते हैं, आप सब जानते हैं। हर साल की पहली तारीख को, यानी 1 जनवरी को, दोनों देश एक दूसरे को अपनी अपनी परमाणु फैसिलिटीज का, न्यूक्लियर फैसिलिटीज का ब्यौरा देंगे। और ये तब से लगातार हो रहा है। इसी 1 जनवरी को 2025 में भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने न्यूक्लियर ठिकानों और सुविधाओं की ताकत की जानकारियां साझा की हैं। तीसरी बात, पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में सिर्फ भारत और पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं जो एकदम पड़ोसी देश हैं, पीठ से पीठ लगाए हुए हैं, छाती से छाती मिलाकर खड़े हैं, और दोनों के पास परमाणु हथियार। बाकी दुनिया में, और रूस और यूक्रेन के अलावा, चूंकि यूक्रेन अभी अलग हो गया, बाकी जितने 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, वे सब बहुत दूर हैं आपस में। अमेरिका से बाकी देश जिनके पास परमाणु हथियार है, फ्रांस है, और मेरे ख्याल से जर्मनी है, रूस है, ये सब आपस में मिले हुए नहीं है। तो ऐसे कोई युद्ध छिड़ने वाले भी नहीं है उनमें कि एकदम सीमावर्ती देशों में एक दूसरे पर परमाणु हथियार गिरा दिए जाए। जबकि परमाणु बम गिराना, कहीं से कितने भी 1000 किलोमीटर दूर गिराना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तीसरी बात, दुनिया में एक एजेंसी है इस काम की, जो परमाणु हथियारों, परमाणु सुविधाओं, परमाणु परीक्षणों पर नजर रखती। कहीं किसी भी दशा में किसी भी तरह का कोई विकिरण होता है, कोई रेडिएशन होता है, उस एजेंसी के लोग, जिम्मेदार लोग वहां पहुंचते हैं, उसकी जांच करते हैं। भूले से भी अगर कोई देश एक दूसरे पर ऐसा कुछ कर दे, तब भी वो एजेंसी इसके लिए जिम्मेदारी से काम करेगी। अंतिम बात यह है कि अगर भारत लगातार ये मना करता रहा है कि उसने किराना पहाड़ियों पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कोई हमला नहीं किया, तो ये सही कर रहा है। इन अंधभक्तों को, इन जाहिलों को, इन मूर्खों को ये नहीं मालूम, अगर हमने ऐसा किया भी हो तब भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे स्वीकार कर लेंगे तो हमारे खिलाफ कितने प्रतिबंध लग जाएंगे दुनिया भर से, इसकी कल्पना इन लोगों को नहीं। और अंतिम से भी अंतिम बात यह है कि अगर वहां सचमुच ऐसा कुछ हुआ होता, तो उसका विकिरण इतने विकराल तरीके से, इतने भयावह तरीके से फैल चुका होता कि जलील साहब भी उसकी चपेट में आ गए होते। खुदरा नजरे बद से बचाए उन्हें। मेरी बदकिस्मती है जलील साहब, कश्मीर में हम 6 दिन रहे, आपसे टेलीफोन पर बात होती रही, मुलाकात नहीं हो पाई। अचानक परिस्थितियां बदल गई। आपके ही मशवरे पर हम उस दिन श्रीनगर से बाई रोड निकल आए थे। 25 घंटे का सफर करके हम घर पहुंचे अपने। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि अगर वहां सचमुच में कोई बम हमने गिराया होता, तो उसके रेडिएशन से सिर्फ पाकिस्तान नहीं पीड़ित होता, हम भी उसकी चपेट में आ चुके होते। और आज की तारीख में कोई देश एक दूसरे पर परमाणु हथियार इसलिए नहीं चलाएगा कि उसका प्रभाव उस पर खुद पर भी होगा। और अगर जवाबी हमले में अगर दूसरे देश के पास वो हथियार है, जो कि है, हमारे पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं
पाकिस्तान के पास इससे थोड़ी सी संख्या में कम है। बेशक हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, बाकी हमारी जो ताकत है पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, लेकिन ये संख्या भी दो देशों को बर्बाद करने के लिए, पूरे महाद्वीप को, आधी दुनिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। तो ये प्रचंडतम मूर्ख जानते नहीं है न्यूक्लियर वॉरफेयर क्या होता है। परमाणु हथियारों से लड़ाई अब नहीं होगी दुनिया में कभी। रूस क्यों नहीं पटक दे रहा यूक्रेन पर? यद्यपि जब मैं जो शुरू में कह गया था उसमें संशोधन कर देता हूं कि रूस यूएसएसआर के विभाजन के बाद, टूटने के बाद, विखंडन के बाद यूएसएसआर की, सोवियत संघ की बहुत सारी परमाणु सुविधाएं यूक्रेन के भौगोलिक क्षेत्र में थी, वो उसी के पास है और अमेरिका ने उसमें गारंटी दे रखी है। जी जी आर्यन जी।